ऑपरेशन संदूर जो भारत ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने उसकी सुहागरात मना ली है। जी न्यूज भी रात हिंदुस्तान का कब्जा करवा चुका था, कराची पोर्ट के ऊपर अटैक हो गया था। इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, मैं यकीन से कहता हूँ। मोदी साहब ने कहा था रफील आ गया तो मैं ये कर दूंगा, उसके गिरने के बाद पूरा मगरब में थू थू कर रहा है। राफेल की साख को हिंदुस्तान ने मलिया मेट कर दिया। ये आज की तारीख नोट कर ले, ये निसाब के तौर पर पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई जाएगी बिल्कुल। जब आप बेगैरत और बेशरम हो चुके हो, जिस तरह से मोदी साहब हो चुके हैं, उनमें कोई हया बाकी नहीं रही, तो जो चाहे करते रहे। ये IPL क्यों इन्होंने मुलतवी कर दिया? अगर आपने सब कुछ करना था, मैच सुबह से ही मसरूफ कर देते। पाकिस्तान इतना गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है कि आपके ग्राउंड के ऊपर हमला करे। इन्होंने जो ड्रोन उड़ाए थे, उसमें से एक ड्रोन पिंडी स्टेडियम के करीब एक रेस्टोरेंट पे जा, पिंडी स्टेडियम में क्या जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो खेलने के लिए पाकिस्तान आए वो दहशतगर्द है? क्या वो 7 साल का बच्चा दहशतगर्द था जो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है? ये खबर मैंने देखी, उन्होंने कहा लाइटें फ्यूज हो गई। ये भी आपने अपना मुंह काला किया। इतने बड़े बजट का आपका BCCI है। लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब का बयान क्यों नहीं आ रहा इस सारे मामले के ऊपर, वो क्यों चुप है? वो मेरे भाई, उसके भाई की हुकूमत है, जिस मुल्क में उसके भाई की हुकूमत है उस मुल्क पे अटैक हो रहा है, तो उसका भाई फैसले कर रहा है। क्या हो गया जराल साहब आपको यार? मैं रिजवान जराल और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद, प्रोग्राम बयानिया के एंकर हैं। हम दोनों इस वक्त ये पॉडकास्ट जो है ना वो जन्नत से कर रहे हैं, क्योंकि बकौल भारतीय मीडिया कल रात जो है वो पूरा हमारा जो पाकिस्तान है वो ख़त्म कर चुके हैं और इस वक्त हम जन्नत पे पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन संदूर जो भारत ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने उसकी सुहागरात मना ली है। वो क्यों? इसलिए कि इस वक्त भारतीय मीडिया जिन्नत रसवाई समेट चुका है। मेजर गुरु आर्या जैसे झूठे और नाम नहाद जो तज्जियाकार हैं, उन्होंने लानतें समेटी हैं। पूरा भारत जो समझदार शहरी हैं वो अपने मीडिया को जाली, नकली और फेक न्यूज़ का जो है वो एक मार्केट कह रहे हैं। इस वक्त जो यूट्यूबर्स हैं भारत के, ध्रुव राठी जैसे, वो कह रहे हैं कि खुदा का नाम है अपने चैनल्स मत देखें, ये झूठ बेच रहे हैं, फेक न्यूज़ का कारोबार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि IPL एक हफ़्ते के लिए मुलतवी किया जा चुका है, लेकिन ख़बरें ये हैं कि हो सकता है कि इसको बहुत देर के लिए मुलतवी करना पड़ जाए। नाज़रीन, मेरे लिए लाहौर में 18 से 20 साल हो गए मुझे रहते हुए, मैंने पहली दफ़ा सुना है कि लाहौर में कोई बंदरगाह भी है। और कराची पोर्ट पर रात हमला हो गया, लाहौर सुनसान हो गया, इस्लामाबाद वीरान हो गया, बहावलपुर में पता नहीं लोग कहाँ चले गए। आखिर गोडी मीडिया को ये जो फेक न्यूज़ है इसका सहारा लेने की क्यों ज़रूरत पेश आई? बहुत सारे मामलात के ऊपर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फेक न्यूज़ की, जो काली और अंधी लंबी रात भारतीयों ने देखी है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद साहब, सीनियर तज्जियाकार और प्रोग्राम बयानिया के एंकर। फवाद साहब, फेक न्यूज़ से शुरू करते हैं। आखिर क्यों भारत को ये ज़रूरत पेश आई? और बंदरगाह लाहौर में मैंने तो पहली दफ़ा सुना है भाई। अच्छा रिजवान, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। मैं आपसे नाराज़ हूँ आज। क्यों फवाद? नाराज़ मैं इसलिए हूँ कि मैं इतने अरसे से कराची से लाहौर आता हूँ, इतनी महंगी टिकटें लेता हूँ, यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन आप लोगों के साथ रहता हूँ। आप मुझे कभी कोई खान बर्गर पे ले जाते हैं, कभी कोई रिजवान बर्गर पे ले जाते हैं, कभी घुमाने के लिए मुझे कहते हैं बाहर से गुजरते हुए चिड़ियाघर है। भाई बंदरगाह क्यों नहीं दिखाते आप? आप लोग कराची के पोर्ट पे, कराची की बंदरगाह पे, कराची के CVU के ऊपर तनकीद करते हैं कि वहाँ पे पानी साफ नहीं होता। भाई आप दिखा दो ना अपनी, इसलिए छुपा के रखते होंगे ताकि हम पे तनकीद करें। मेरे लिए भी एक इंकशाफ हुआ है, और वो भी रात जब मैं भारतीय चैनल देख रहा था। मैंने कहा हम पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अब फेक न्यूज़ का मसला क्या? रिजवान साहब, आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा है कि बच्चा जिस वक्त जो है वो डर जाता है आपसे, आप उसको कहते हैं ना क्या खा रहे हो, आपको बल्कि मैं एक छोटी सी राइम सुनाता हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाए नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा। जब वो माउथ खोलता है तो जॉनी के मुंह के अंदर चीनी होती है। यानी कि जॉनी झूठ बोल रहा होता है। जॉनी एक झूठा है, जॉनी एक छोटा सा बच्चा है जिसके ऊपर राइम है, और जॉनी झूठा है। जॉनी इसलिए झूठा है कि जॉनी अपने बाबा से डर जाता है। जब उसके बाबा पूछते हैं कि जॉनी जॉनी, वो कहता है यस पापा। ईटिंग शुगर, क्योंकि शुगर से मना किया था बाबा ने। वो जब शुगर खा रहा होता है, ये छोटे छोटे से बच्चों की भी नफ्सियात है, ये इंसान की नफ्सियात में है कि जब वो डर जाता है तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ आपके कोई बॉसेस भी होंगे। अगर वो आपको कोई काम कहते हैं
और आप वो काम करने में नाकाम रहते हैं, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे आप उसमें नाकाम रहते हैं, तो एक लम्हे को, ये अब आपकी कैरेक्टर के ऊपर है कि आप झूठ बोलते नहीं बोलते, लेकिन एक लम्हे को आपका दिल चाहता है कि यार जिसको झूठ बोल के निकल जाए, जिसको आम अल्फाज में हम पाकिस्तान में कहते हैं टोपी कराना, तो हमारी ख्वाहिश ये भी होती है कि अपने बॉस को टोपी करा दें। और टोपी असल में जब उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब है झूठ बोलना। टोपी कराना, गोली कराना, घुमाना, ये यूज़ होते हैं ना आम उसके अंदर। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरह जॉनी झूठ बोल रहा था चीनी खाने के बाद, जॉनी झूठ बोल रहा था, ऐसे ही है ना रिजवान साहब, या नहीं? आप इस बात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वैसे ही हिंदुस्तान भी घबरा गया है, और जब आप घबरा जाते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का मीडिया रात यहाँ इसी ऑफिस के अंदर निचले फ्लोर पे हम बैठे हुए देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी में नाम ले देता हूँ, हालांकि अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं नाम लेके कहता हूँ। जी न्यूज़ मैंने देखा, मेरा ख्याल था कि जी न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है, बहुत उसकी जो है वो व्यूवरशिप है और वो एक बहुत ज़िम्मेदार चैनल होगा। मुझे तो इंकशाफ ये हुआ कि जिस तरह फिल्मों के अंदर ये जो है वो एक बॉबी देओल, सनी देओल जो है वो जेल की सलाखें तोड़कर ऐसे निकल आते थे, वैसे ही जो है वो जी न्यूज़ भी रात हिंदुस्तान का कब्ज़ा करवा चुका था, कराची पोर्ट के ऊपर अटैक हो गया था। मैंने मालूमात की, पता लगा कि जी कराची में तो जो एयर स्पेस था वो खोल दिया गया है। अटैक के बाद एयर स्पेस कौन खोलता है भाई? एग्जैक्टली मैं आपका वो ट्विटर देख रहा था कि जिसमें एक तरफ जब अटैक की खबर चली है उसी वक्त साथ ही मैंने नोटम शेयर किया एविएशन अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने एयर स्पेस खोल दी, और उस वक्त एक जहाज एमिरेट्स का जो है वहाँ पर उतरा भी है। ठीक हो गया। अच्छा आगे आ जाए आप। रिपब्लिक टीवी एक बहुत बड़ा टीवी है वहाँ, वो लाहौर पे कब्जा करवा चुका था। मैं नाम ले लेके आपको बता रहा हूँ। सही है। एनडीटीवी मैंने देखा, हमारे ऑफिस में भी आता है, उसमें सायरन बज रहे थे। हाँ। बाद में पता लगा कि मेरे कानों में जो सायरन बज रहे हैं वो हीको आइसक्रीम के हैं। मुझे ये लगा था कि ये सायरन बजना शुरू हो गया। वाकई इतना मेरे पे नफ्सियाती दबाव आ चुका था कि एनडीटीवी देखने के बाद कि मुझे वाकई सच्ची सच्ची बातें लग रही थी। मैं कहता यार हमारे चैनल जो है ना वो किसी दबाव में आके शायद कुछ दिखा नहीं रहे। बाद में पता लगा कि हीको आइसक्रीम में जो ट्रक रिवर्स होता है तो वो करके सायरन बजाते हैं, उसका सायरन है भाई। ये सामने हमारे हीको आइसक्रीम ऑफिस के न्यू टीवी के ऐसे ही है रिजवान साहब, आपने देखा होगा रात को निकलते हुए वो जो आ रही होती है वो उसका सायरन है। तो जब आप घबरा जाते हैं बुनियादी तौर पे, मैंने उसको फिर एनालाइज किया, तजिया किया, रात भी मैं सोचता रहा, सुबह भी मैंने सोचा कि यार हम तो सोच नहीं सकते कि इस लिमिट पर जाकर, इस लेवल पर जाकर जो है वो अपने मीडिया क्या, इवन अपने पर्सनल ट्विटर के ऊपर भी देखें। सहाफ़ी क्या है? सहाफ़ी क्रेडिबिलिटी का नाम है। एक आम आदमी में और सहाफ़ी में फ़र्क ये है कि सहाफ़ी जो बात करता है वो एक ख़ास सांचे के अंदर एक ख़ास लैंग्वेज के साथ इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, और सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आप रिजवान साहब कितने अरसे से काम कर रहे हैं न्यूज़ मीडिया के अंदर? 17-18 साल में आपने मुख्तलिफ शोबाजात में काम किया होगा। एक रिपोर्टर के पास क्रेडिबिलिटी के अलावा है क्या? बिल्कुल सही है। अगर एक रिपोर्टर के हवाले से ये तासुर आपके जहन में आ जाए कि इसकी खबर बाउंस होती है, तो आप उस रिपोर्टर को देखना, फॉलो करना छोड़ देंगे। उसकी खबर जहां आएगी आप स्विच करके चले जाएंगे। एक रिपोर्टर के पास क्रेडिबिलिटी के अलावा होता ही कुछ नहीं है। तो सब जीरो क्रेडिबिलिटी कर चुके हैं ये चैनल, जो भारतीय चैनल है। सर मैंने उसकी वजह आपको बताई कि जॉनी की तरह जीरो लोग भारतीय जो समझदार शहरी हैं वो बल्कि समझदार बेवकूफ़ भी हम उनको गालियां दे रहे हैं, वो उनको जानी चाहिए। लेकिन रिजवान साहब इसको ना आपको मैं बता दूं, इसको ना आज तक की एंकर है, आज उसने आने रहा के माफ़ी मांगी है। हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने रात। रिजवान साहब ये माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं होती। फेक न्यूज़ का एक इम्पैक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है कि जो बहुत तवील अरसे तक रहता है। ये हॉन्ट करेगा इंडियन मीडिया को सब कुछ। ट्रू। और जिस तरीके से वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वाहियाती और हज़ियान बकने को खुश होकर कबूल कर रहे हैं, ये आप देखिएगा ये अपनी सोसाइटी को आप तबाह कर रहे हैं। मैं अगर झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, मैं जो सोसाइटी को दिखाऊंगा, मीडिया आईना होता है सोसाइटी का। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी सोसाइटी को शाइनिंग इंडिया के जो नारे की बुनियाद पर बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो भी ऐसा ही नारा है, वो भी खोखला नारा है। राफेल की बात हो रही थी जी, नारियल और जो है वो कोई लीमू रख के उसका इफ्तिताह किया गया था, उसको जो है वो ऊपर उसके एक ओम का निशान बनाया गया था। वो जो सारा कुछ किया गया था राफेल के साथ, इसका मतलब तो ये है कि आपने राफेल की क्रेडिबिलिटी को भी अंडा कर दिया, और आपने ये साबित कर दिया कि किसी भी चीज़ की दुनिया में क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी चीज़ को जो है वो दुनिया में शाइनिंग इंडिया के नाम पर या इंडिया की किसी काबिलियत के नाम पर आप फेक उसको कर सकते हैं। इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं यकीन से कहता हूँ इंडिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और वो किसी और का नहीं, इंडिया का अपना पैदा कर रहा है कि जिसके अंदर क्रेडिबिलिटी वो ज़ीरो कर चुके हैं। अब अगर वो ये कहते हैं पाकिस्तान उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो कहते हैं कि हम पे अटैक नहीं हुआ, लोगों ने यकीन नहीं करना। आपने लोगों के जहन के अंदर एक तवील अरसे के लिए ये इम्पैक्ट और इफेक्ट डाल दिया है कि इंडियन मीडिया, यानी कि उनका अपना मीडिया, हिंदुस्तानियों की बात मैं कर रहा हूँ,
खुदा ना खास्ता आज उनके साथ कोई और मिसहैप हो जाए इंडिया के अंदर, लोगों ने यकीन नहीं करना यकीन। लोगों ने कहना कि यार अच्छा मेरी बात सुनिए, आप मीडिया में है ना, चैनल्स की क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म होती है? अगर चैनल झूठ बोलना शुरू हो जाए तो चैनल्स की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क ही क्रेडिबिलिटी का फ़र्क है। सोशल मीडिया के ऊपर हमने मिसयूज़ करते हुए, मैं सबको जिम्मेदार इसमें ठहराता हूँ, हमने मिसयूज़ करते हुए फॉरवर्डेड एज रिसीव को बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना उस जुमले का। हकीकत ये है कि हमने जिम्मेदारी अपनी ख़त्म कर ली फॉरवर्डेड एज रिसीव लेके, यानी कि दूसरे के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी की कोशिश की। मसला ये था कि जब डिफ्यूज़ हुआ इनोवेशन तो लोग उसकी ताब नहीं ला सके, इस इनोवेशन को प्रोड्यूस करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की ताब नहीं ला सके। नतीजे में पाकिस्तान में हमने देखा है क्योस आया। यहाँ पे ट्विटर अगर बैन हुआ तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि हम झूठ बोलने के आदी हो गए थे, लोगों को गालियाँ देने के आदी हो गए थे, टॉलरेंस माशरे से ख़त्म हो गई थी। और जब माशरे से में बुराइयाँ आएंगी तो ज़ाहिर है उन बुराइयों को दुरुस्त करने के लिए कोई ना कोई ट्यूनिंग तो सोसाइटी और रियासत करेगी ना। तो वो ट्यूनिंग जब पाकिस्तान में हुई थी, नतीजे में चीज़ें बहुत बेहतर भी आपको नज़र आई पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हम एक लाइसेंस के तहत ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती ही इस वजह से है कि हम झूठ नहीं बोलते, फेक न्यूज़ नहीं लेके जाते। लेकिन बारह हिंदुस्तान ने अपनी सोसाइटी में पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। देखिए जंग आगे होती है नहीं होती, पाकिस्तान बदला, मेरा मानना यह है कि इस वक्त तक पाकिस्तान जंग जीत चुका है। वो जो रफ़ाल की थी ना कि मोदी साहब ने कहा था रफ़ील आ गया तो मैं ये कर दूंगा, उसके गिरने के बाद पूरा मगरब में थू थू कर रहा है कि कंजरों कमीनों तुम लोगों ने जो है हमारा जो जहाज़ की बेइज्जती करवा दी है। ठीक है, पाकिस्तान नफसियाती तौर पे ये जंग जीत चुका है और बहुत सारे दफ़ाई तजियाकार हैं, इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे ये हुआ कैसे। सर फ्रांस की कंपनी का तो वैसे ही जनाजा भारत वालों ने निकलवा दिया ना। अब मुझे ये बताएं कि ये जो अगला स्टेप है, भारत में मगरब थू थू कर रहा है, फ्रांस नाराज़ है कि यार ये तुम लोगों ने क्या किया है, तो अब मोदी क्या नया बहाना ढूंढेगा? रिजवान साहब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जहाज़ हो जाए, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हो जाएं, अगर आपको पता लग जाए कि आपके पास जो गाड़ी है वो जिस भी कंपनी की बनाई हुई है, आपको ये पता लग जाए कि यार इस गाड़ी का टायर जब मोटरवे पे जाते हैं तो फट जाते हैं और ये उलट जाती है, मुस्तकिल कॉन्टीन्यूस 5 हादसे हो जाए, तो आप उस गाड़ी पे बैठना पसंद करेंगे? आप उसको मोटरवे के आप अपने घर तक ले जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे चीज़ें चलती हैं। आपको पता है बोइंग हो या एयरबस हो, दो ही बड़ी कंपनी है ना जो मुसाफिर तैयारे बनाती हैं। जब उनका तैयारा किसी जगह पर क्रैश हो जाए, चाहे गलती किसी पायलट की हो या किसकी भी हो, वो कंपनियां वजाहत जारी करती हैं। आपको याद होगा PIA का एक हादसा हुआ था, कोविड बिल्कुल जिस वक्त ख़त्म हुआ था, मई की बात है ये 2020 की। तो वो एयरबस जो गिरी थी यहाँ पे, बोइंग था या एयरबस थी जो भी थी बाहर, उस कंपनी का कंसर्न पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ज़्यादा था कि ये हमारा तैयारा गिरा कैसे। ठीक है ना, क्योंकि उनकी साख का दारोमदार इस पे है। मुझे अच्छी तरह याद है बोइंग का एक आया था 777 मैक्स गालबन था, उसके 2 हादसे हुए, एक वियतनाम में हुआ, एक किसी और जगह पे हुआ कि जहाज़ जब ऑटो पायलट पे डाला था उसने खुद नोज ड्राइविंग शुरू कर दी। 2 हादसा हुए बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने कॉल ऑफ कर लिया वो 777 मैक्स जो है, ड्रीम लाइनर था, पता नहीं क्या उसका नाम था, उसका प्रॉपर एक नाम है वो, चूँकि गुफ्तगू के दौरान बात आ गई है। सर वो तैयारे वापस लेना पड़े थे बोइंग 777 को, क्योंकि उससे उनकी साख ख़राब हो रही थी कि ये कंप्यूटर जो है नोज डाइव करना शुरू कर देता है तैयारे को अचानक लेके। तो तैयारे की या किसी मशीनरी की साख उसके यूज़ के ऊपर होती है। अगर आपको ये पता लगे ये जिस भी कंपनी का माइक है इसके करीब बैठे तो ये करंट मारता है, तो क्या कोई बैठेगा? और करंट भी जानलेवा होता है, तो क्या कोई इसको ख़रीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से राफेल की साख को हिंदुस्तान ने मलियामेट कर दिया, क्योंकि जहाज़ों की दुनिया के अंदर देखें रिजवान साहब, एक बहुत आसान समझने की बात है टेक्नोलॉजी को ना, बहुत मैं आम लेमैन के उसमें समझा दूँ आपको बात। ये जहाज़ों की टेक्नोलॉजी, राफेल, F-16 सुपरसोनिक, ये हम कैसे कहते हैं कि मिग जो है वो F-16 को नहीं गिरा सकता? पाकिस्तान ने दावा किया था ना, जब दावा क्या किया था, जब पाकिस्तान पे अभिनंदन ने कहा था कि मैंने F-16 गिरा दिया, तो हमने बड़े आसानी से कहा था यार ये हो नहीं सकता। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जहाज़ अपनी स्पीड के हवाले से पहचाने जाते हैं, और मिसाइल जो होता है उसकी भी एक स्पीड होती है। ठीक है, एक ज़ाहिर है कि उसके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसकी एक स्पीड होती है। अगर तो देखें ना कि मेहरान क्या अपनी पूरी ताकत के साथ भी अगर दौड़ना शुरू करे तो मर्सिडीज़ को हरा लेगी?
नहीं हरा सकती ना। ऐसे ही है। तो मर्सिडीज़ का अगर 2700 सीसी इंजन है, किसी ख़ास टर्बो टेक्नोलॉजी के साथ है, तो उसको हराने के लिए उतना ही 2700 सीसी या 4000 सीसी या 4200 सीसी या 4600 सीसी जितना भी है, उतनी ही रफ्तार का एक इंजन चाहिए। तो राफेल को पकड़ने के लिए वैसा ही जहाज़, वैसी ही टेक्नोलॉजी के साथ, वैसी ही स्पीड के मिसाइल के साथ चाहिए। यही तो मसला, चलाने वाले ड्राइवर की अपनी जगह फर्क रहेगा, वो फर्क रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि ड्राइवर अगर अच्छा हो तो 2000 सीसी गाड़ी से 2200, 2500, 2800 सीसी को हरा लेता है, ये काम सी बात है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 800 सीसी गाड़ी से आप 3000 सीसी गाड़ी को या 4000 सीसी गाड़ी को हरा लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को सलाम पेश करते हैं कि उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी ने इस चीज़ को मुमकिन बनाया, लेकिन दुनिया हैरान इस बात पे है। ये आप याद रखिएगा रिजवान साहब, ये आज की तारीख नोट कर लें, ये निसाब के तौर पे पढ़ाई जाने वाली, पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल पढ़ाई जाएगी। ये निसाब के तौर पे पढ़ाई जानी है ये फाइट के, ये हुआ क्या था, किस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो जलील हुआ है, 7 तारीख की सबसे बड़ी डॉग किस तरीके से जो है वो हिंदुस्तान जलील हुआ है और उस जहाज को तबाह करवाने का सबब बना है कि जिसके लिए लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई मिसाइल इसको पकड़ सकता है। ये राफेल की सूरत हाल है। तो इसमें अब सवाल कोई बाकी नहीं था। और इसने आपने पूछा कि अब मोदी क्या कर सकता है। पहले भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पे किया। देखें, बात यह कि जब आप में अखलाकियात ना रहना, एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब तुम में हया ना हो तो जो अक्चाया करते फिरो। तो जब आप बेगैरत और बेशरम हो चुके हों, जिस तरह से मोदी साहब हो चुके हुए हैं, उनमें कोई हया बाकी नहीं रही, तो जो चाहे करते रहे। तो जब आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की बुनियाद पे पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के उस पर अटैक कर सकते हैं, तो इसका मतलब अब आप इतने बेशरम, बेगैरत और बेहया हो चुके हैं कि आपका जो दिल चाहे आप करें। तो अब ये सवाल नहीं है कि आप कहेंगे मोदी अब क्या करेगा, तो जिसके अंदर अखलाकियात होती हैं उससे सवाल होता है ना। जब आप जंगली हो जाए तो फिर क्या सवाल रहता है। मैं भारतीय मीडिया को देख के, ना उनके वज़ीर आज़म में कोई अखलाकियात हैं, ना उसमें कोई शर्म है, और ना उनके जो मीडिया पर्सनस हैं। यार मेजर गुरु वालिया के ऊपर ना मुझे बार बार वो बेशरम आदमी का नाम जो है ना वो दिमाग में आ जाता है। अच्छा, आप उसको अहमियत क्यों दे रहे हैं यार? वो कल भाई वो आदमी नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। मार दो विक्रांत ने, आईएनएस विक्रांत जो है वो कराची पहुंच गया है, 4 मिसाइल मार दो। यार वो इतना बेशरम। रिजवान साहब आप इतने सादा होंगे, मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। मुझे गुस्सा है, मैं क्या करूं यार। आप खुद एक यूट्यूबर हैं कामयाब, आप खुद एक जो है सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप एक बहुत बड़े डिजिटल मीडिया को जो है वो लोग ऑर्डर करते हैं। सर, एक व्यू के लिए जिस तरीके से ड्रामेबाजी पाकिस्तान में की जाती है, अब ये आपकी बदकिस्मती है कि आप एक चैनल के साथ मुंसलिक हैं, आपकी कोई अखलाकी हदूद है, कोई आपके ख़ानदान में आपके बड़ों ने आपको कुछ सिखाया पढ़ाया है, लिहाजा आप जो है वो कहीं लिहाज मरवत कर लेते हैं, कोई दीद शर्म आपके अंदर है। लेकिन अगर आप में ये सब कुछ ना हो, आप अब पैसे की खातिर जो है वो अपने भाई का गला काटने पे तैयार हो जाएं, तो इन व्यूज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, क्या चीज़ आपको रोकती है कि आप जो है वो फहाशी अपने चैनल के ऊपर नहीं फैलाते हैं? क्या चीज़ आपको रोकती है? अखलाकियात रोकती है। ठीक है, तो जब आप में अखलाकियात नाम की कोई चीज़ ना हो, और असल में मेजर गौरव वारिया है कौन? एक तो मेजर है, लात मार के खा के फौज से निकला है। चलें, छोड़ें इस बात को भी, हम किसी की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बात नहीं करते। बेसिकली वो एक यूट्यूबर है। हाँ, ये तो है। एक बेगैरत हमारा भी तो बैठा है ना, साबिक जो है वो, नाम ना लीजिएगा, हमने किसी को अहमियत नहीं देनी। नहीं, एक वो बेगैरत वहाँ बैठा है ना लंदन में, हाँ। वो भी तो अजियान बकता है, उलफुल बकता है। वो किस लिए करता है? एक साहब का साफी में वो अपनी माँ के ऊपर जो तोहमत लगाता है, अपनी धरती माँ के ऊपर, वो बेगैरत ये काम करता क्यों है? क्यों करता है? आपको क्या लगता है? पैसों के लिए करता है। तो गौरव वारिया साहब का आप नाम 2-3 दफ़ा आपने लिया, मैंने इसलिए तबसरा कर दिया आपको, मैं तो इस हक में ही नहीं था कि उनका नाम भी लिया जाए। उस सर एक सिंपल सी बात है, व्यूज उसको चाहिए, उसको उछलेगा, कूदेगा, नाचेगा, गाएगा तो ही लोग। यार चलो एक सब मेरी बात सुने। रात उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया, ये आईपीएल क्यों इन्होंने मुलतवी कर दिया? अच्छा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बहुत बड़ी ब्रांड है ना उनका, इतना बड़ा ब्रांड जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है। ये रिजवान जलाल साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सारी वॉर के अंदर जो हिंदुस्तान ने मुसल्लत करने की कोशिश की है, इसमें हिंदुस्तान इतनी गलतियां कर रहा है, स्ट्रेटजिकली इतनी गलतियां कर रहा है कि ये उनको एक तवील अरसे तक हॉन्ट करेंगी। कैसे हॉन्ट करेंगी मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अब मसला ये है कि कल अगर आप टाइमलाइन को देखें तो इन्होंने जो ड्रोन उड़ाए थे, उसमें से एक ड्रोन पिंडी स्टेडियम के करीब एक रेस्टोरेंट पे जाके लगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब दुनिया इस वक्त थू थू कर रही थी कि यार खेलने आपका क्या बिगाड़ा है, आप तो दहशतगर्दों के अड्डे के नाम पे निकले थे ना। तो पिंडी स्टेडियम में क्या जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो खेलने के लिए पाकिस्तान आए वो दहशतगर्द हैं। मैच था ना कल वहाँ पे, आपको पता है ना। मैच एक मैच था जो नहीं हो सका, नहीं हो सका। ठीक है ना।
तो मैं नाम नहीं लेता, अब नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं होती, आप सिंगल आउट करते हैं किसी को। ऑस्ट्रेलिया से भी खिलाड़ी आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से भी आए हुए हैं, दुनिया भर से श्रीलंका खेलने के लिए आए हुए हैं ना, दुनिया भर से PSL खेलने के लिए खिलाड़ी आए हुए हैं। तो क्या उनके ऊपर अटैक पर्पस था, उनको डराना पर्पस था, या मैच देखने के लिए जो मासूम लोग आ रहे थे उनको उड़ाना पर्पस था? आप तो दावा कर रहे हैं ना, प्रो क्लेम, मतलब आप क्लेम एक ये कर रहे हैं कि आप जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना। तो क्या 3 साल, अच्छा उस पर भी सवाल हो सकता है कि क्या 3 साल की बच्ची दहशतगर्द थी? क्या वहाँ पर सोने वाली चंद खवातीन जो है वो दहशतगर्द थी? क्या वो 7 साल का बच्चा दहशतगर्द था जो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा है? कौन दहशतगर्द था? सर दहशतगर्दों के खिलाफ तो एक कार्रवाई थी ही नहीं, ये आम लोगों को मारने का है। दहशतगर्द तो पाकिस्तान में होगा तो रियासत पाकिस्तान उसका इलाज करेगी। देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त दुनिया में कोई मजलूम मुल्क नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हम गुज़िश्ता 25 साल से 9/11 के बाद से लेके आज तक, बल्कि उससे पहले अफगान वॉर से हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है जो हम पे मुसल्लत की गई। हमारी जाफर एक्सप्रेस महफूज नहीं है, हमारी सरहदें महफूज नहीं है, हमें कुलभूषण यादव यहाँ से पकड़ते हैं, हम यहाँ से जो है वो अपने पोर्ट के ऊपर हमले करवाते हैं, अपना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमले करवाते हैं। सर हमसे ज़्यादा मजलूम कौम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं कि जो दूसरे की जंग की वजह से आज भी तकलीफ का शिकार है, ठीक है ना। तो हम कैसे दहशतगर्दी कर सकते हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। देखें ना, मैं एक चीज़ का विक्टिम हूँ, मैं कैसे दहशतगर्दी कर सकता हूँ? बिल्कुल सही है। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जो है वो हिंदुस्तान ने जो हमले किए उनकी कोई लीगल हैसियत थी या कोई अखलाकी हैसियत थी, मतलब ये तो सवाल ही नहीं है। बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे हम जिस से निकल के हम आगे आ गए, जब इन्होंने स्टेडियम पे हमला किया तो उस वक़्त ये एक दबाव का शिकार हो गए कि हाय रब्बा ये हमसे क्या हो गया, हमने एक स्टेडियम पे हमला कर दिया जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी आए हुए थे, जिनकी जो है वो जान को ख़तरा पैदा हो गया। वो खिलाड़ी जो है वो वहाँ से चंद कदम के फासले पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरे होंगे, और कहाँ ठहरे हुए होंगे? चलें जहाँ भी ठहरे हुए थे, इसको छोड़े ना, वो कहाँ ठहरे हुए थे, हो सकता है ये सीक्रेट हो गई, लेकिन जहाँ मर्जी वो ठहरे हुए थे तो उसी रेडियस के अंदर ना 30-40 किलोमीटर के। आपने उनकी जान को खतरे में डाल दिया यार, आपने ड्रोन फेंक दिया। जब हिंदुस्तान ने यह काम किया तो फिर हिंदुस्तान को ये महसूस हुआ कि अब इसकी कोई लेजिटिमेसी पैदा की जाए, इसका कोई जवाज़ पैदा किया जाए। और उस जवाज़ को पैदा करने के लिए उन्होंने बग़ैर किसी वजह के अपने IPL में ऐलान करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है, लाइटें बंद कर दें। वहाँ से लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लोग ऐलान कर रहे हैं वहाँ पे कि अटैक हो गया, भाग जाओ। आप अंदाज़ा कीजिए कि कुछ खिलाड़ी, मिसाल के तौर पे मैं राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा हूँ, मुझे नाम भी सही नहीं पता उनकी, मैं देखता ही नहीं IPL। राजस्थान रॉयल अगर नाम ले लें, मुंबई इंडियंस कर लें, ठीक है। अब ये मिसाल 2 टीमें हैं ना, तो मुंबई इंडियंस की बस अलग होगी और राजस्थान रॉयल्स की बस अलग होगी। मुझे नहीं पता कल किस किस का मैच था, मैं वो कह रहा हूँ कि मैं इस घटिया ब्रांड को देखता तक नहीं। अब आप जिस टीम के साथ खेलते हैं आपने उसकी बस में सवार होना है। कोई इधर सवार हो गया, कोई इधर सवार हो गया, कोई जूते छोड़ के भाग गया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कहा कि भाई हम अपने मुल्क को वापस जा रहे हैं, किसी को ट्रेन पे वापस लेके आए, फिजाई हदूद बंद थी। मतलब आप समझें कि वहाँ पे आपने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी क्रिएट कर दिया और आपने वो हाल कर दिया कि जिसमें जो है वो, अच्छा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए थी? अगर आपने सब कुछ करना था, मैच सुबह से ही मनसूख कर देते, मैच पूरा होने देते, हाँ। ठीक है ना। पाकिस्तान इतना गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है कि आपके ग्राउंड के ऊपर हमला करे। पाकिस्तान से तो आपको खतरा ही है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला ना कर दे। उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुगली खाती हैं कि पाकिस्तान कहीं हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला ना कर दे। पाकिस्तान ने बिल्कुल आम शहरी आबादी को कभी निशाना आम शहरी आबादी को कभी निशाना बनाया ही नहीं, तो हम ग्राउंड के ऊपर कैसे निशाना बना सकते थे? अब ये भी एक तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और फिर रात में जाके उनको एहसास हुआ, रिजवान साहब, रात के किसी पहर उनको एहसास हुआ कि ये क्या बेवकूफ़ी कर दी है, हमने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, अपनी ब्रांड के ऊपर कालक लगा दी है, अपने अच्छा उनको अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने कहा शायद दुनिया हंसेगी कि यार पाकिस्तान बड़ा दहशतगर्द मुल्क है और इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, बड़ी कितनी गंदी बात है कि ये एक मैच के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये झूठ उनके अपने गले पड़ेगा, अपने गले का फंदा बनेगा। रात में लेट नाइट क्रिक इन्फो, एक ESPN की इनका एक ब्रांड है, उसकी खबर मैंने देखी, उन्होंने कहा लाइटें फ्यूज़ हो गई थी। हाँ, टेक्निकल इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ था शहर में, जिसकी वजह से लाइटें फ्यूज हो गई थी, दोबारा चल नहीं सकी। हालांकि अनाउंसमेंट जो कर रहे थे कुछ और है। ये भी आपने अपना मुंह काला किया। इतने बड़े बजट का आपका BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इतने बड़े बजट का है, दुनिया के चौधरी बनते हैं, Big 3 Big 7 पता नहीं कितने बिग बनाना चाहते हैं, दुनिया को समझते हैं कि हम IPL के नाम पे कंट्रोल करते हैं, खिलाड़ियों को हम खरीद लेते हैं। इनकी हालत ये है कि इतना बड़ा अगर बोर्ड है, दोनों चीज़ों में जलील हो रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो है उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, यानी कि इन्होंने जो गुनाह का उज़्र तलाश किया वो गुनाह से ज़्यादा बदतर था। यानी कि आपने अपने मुंह के ऊपर कालक मर ली कि आपकी लाइटें फ्यूज हो जाती हैं।
सर ये होता है जब आप हक पे नहीं होते ना, तो आप एक के बाद एक ऐसे काम करते हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला खुदा आपको जो है ना वो आपको पकड़ लेता है और आपके मुंह के ऊपर जो है ना वो पलट के मारता है। आपने देखा होगा वीडियोस जो फॉरेनर्स IPL में काम कर रहे हैं उनके देखे वो किस तरह वो है मेरे पास शॉक में थी और अपना वो खातून है वो रो रही हैं, वो कहती है मैंने इससे ज्यादा बदतर वक्त नहीं देखा, मैं बहुत स्केरी हो गई, मैं बहुत डर गई हूँ, क्या हो गया, कैसे जाऊंगी, वो बड़ा पैनिक क्रिएट कर रही थी। अच्छा फवाद साहब, ये तो सारा मामला हो गया, अब मुझे एक और बात बताएं कि इस सारे सिनेरियो में एक सवाल बड़ा उठ रहा है। हम क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं और सारे मामला लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब का बयान क्यों नहीं आ रहा इस सारे मामले के ऊपर, वो क्यों चुप है, किस हैसियत से बयान आना है भाई, वो पार्टी है ना मुस्लिम लीग नून के इस हैसियत से क्या बयान दें वो भाई, मजम्मत करें कोई जो भारत ने जारहियत आपको पता है कल तक लोग कह रहे थे मरियम नवाज मरियम ने तो बयान ये फवाद चौधरी साहब आपके हमारे दोस्त है ना, ये मेरे तो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। चौधरी साहब वजाहत ये बार बार मांग रहे थे ट्विटर के ऊपर कि जी मरियम नवाज क्यों जो है वो कानून ने कह दिया खून के कतरे एक कतरे का भारत से हिसाब। सर फवाद चौधरी साहब से बड़ा मैंने मुहिब वतन नहीं देखा। ऐसे ही बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उनकी सियासत से इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं अपने किसी पॉइंट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बयान नहीं हो सकती, लेकिन मैं चौधरी साहब से उनके एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हैं। मैं कहता हूँ वो बार बार कह रहे थे ना मरियम नवाज़ क्यों जो है वो मजम्मत नहीं करी, तो कल कर दी थी मरियम नवाज साहब ने मजम्मत। तो नवाज शरीफ साहब भी कर दें, क्या बयान दें नवाज शरीफ साहब, क्या बंदा मजम्मत ही कर देता है कि ये भारत ने जो किया इसका अच्छा क्या होगा, जवाब देंगे, उससे क्या होगा। सर लोग हो ना सर, एक प्रेशर नहीं होता ना कि नवाज शरीफ इतना बड़ा वैसे जवाब नवाज शरीफ को अपना खुद देना चाहिए, लेकिन मेरा अपना आपसे सवाल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये नहीं करते तो क्या होगा, फवाद के मोराल डाउन हो जाएगा। सर मोराल की बात नहीं, फवाद साहब मोराल का डाउन होना है, लेकिन आप हर मेरे भाई उसके भाई की हुकूमत है, जिस मुल्क में उसके भाई की हुकूमत है उस मुल्क पे अटैक हो रहा है, तो उसका भाई फैसले कर रहा है। क्या हो गया जलाल साहब आपको यार, फवाद साहब कौन सा बिल आ जाना है। और मेरे भाई एक तो हमारे मुल्क में माजरत के साथ जब कोरोना आया था तो सारा मुल्क जो है ना वो उस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट हो गया था, हर बंदा कहता था कोई सना मक्खी खा लो, कोई कहता था ये खा लो। मुझे आपको भी कोरोना हुआ था, पता नहीं क्या क्या जहर खिला खिला के हमें तबाह बर्बाद कर दिया, आज तक जिस्म रिकवर नहीं हुआ, ठीक है ना। वो भाई हर सर्दी गर्मी के अंदर जुकाम हो जाता है, ऐसा तबाह कर दिया, सना मक्खी पी लो, ये पी लो, वो पी लो। और मेरे भाई मेरी जो हालत की थी कोरोना के अंदर, मुझे अर्ली बर्स्ट था ना कोरोना, जिस वक्त अप्रैल में आया था, तो बहुत बुरी हालत थी। सर बुरी हालत आप लोगों ने कर दी थी जलाल साहब, अपने मशवरे दे दे के ऐ करो जी CAC पी लो, इतनाल जी सर्बेक्स जी खा लो, पता नहीं दवाइयों कंपनी से पैसे लिए थे, क्या किया था आप सब लोगों ने मिलकर। मैं आपसे मुराद ये कि कौम की बात कर, आप सारे के सारे दिफाई एक्सपर्ट हो गए, वो कैसे कलेजा ठंडा होगा आपका भाई। कल बड़ी खूबसूरत बात की, मैं नाम लिए बगैर दोनों हजरात का यहाँ पे तस्करा करता हूँ। एक एंकर खातून है, बड़ी मोअज़्ज़ज़ हैं, उन्होंने एक शो के अंदर कहा कि जी मेरा कलेजा जब ठंडा होगा कि जब IPL हिंदुस्तान से मुलतवी होगा या मौखर होगा। तो जो एंकर थे उन्होंने कहा कि क्या आपका कलेजा ठंडा करने के लिए सब कुछ किया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आप लोगों का कलेजा इस मुल्क, भाई ये वक्त नहीं है इस तरह की चू 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 चाचा चाचा लगाने का। बेहतर है मैं तो देखे ना, मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, रिजवान साहब मेरी बात सुनो, हालांकि जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, एक मिनट ना, उसमें नवाज शरीफ साहब मेरे भाई सुन तो ले, मानिएगा नहीं, आप सुन ले मेरी बात। सर किसने फैसला करना है कि इंडिया को किस तरीके से जवाब देना है? हुकूमत के साथ मिलकर फौज ने देना है या आपके बाहर खड़े हुए मोची ने देना है? गवर्नमेंट ही देगी ना, या ये मेरे कैमरामैन भाई ने देना है? किसने देना जवाब? फौज ने जवाब देना है ना। वो भाई जिसका काम है उसको साझा, यार मैं सेंटीमेंट रख सकता हूँ, ख्वाहिश जाहिर कर सकता हूँ, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। एक सेनेटर है हमारे बड़े बुजुर्ग, एक्स सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कहा ओ राना सनाउल्लाह, ओ फलाना तुम किधर हो, तुम जो है वो क्यों जवाब नहीं देते हिंदुस्तान को, ओ बाबा जी तुझसे आ जाओ। क्या बातें हैं यार। देखें मेरी बात, देखें इसका जवाब खुद दे देंगे। मैं तो तर्जुमानी किया, नहीं मैं लोग पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का ना कोयला में घूंगे रहने का, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करता क्योंकि वो अपनी सियासत का वो जवाब देंगे। मैं तज्जिया उनके ऊपर कर सकता हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए था, आपकी बात ठीक है, उनको देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं दे दिया तो क्या ये नाकाबिले जो है वो माफी जुर्म हो गया? क्या हो गया है इससे? पाकिस्तान की जंग हारने का खुदा ना खास्ता खतरा पैदा हो गया। आपसे मैं नाराज हूँ भाई। क्यों भाई, अब क्या हुआ है? आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
पोर्ट पे आप नहीं लेके गए मुझे, मैंने अच्छा नहीं। लेकिन मैं इस बात पे नाराज़ हूँ आपसे। किस बात पे भाई? यार आपने मेरा चैनल लाहौर रंग इंडिया में बैन करवा दिया। अच्छा मैंने क्या किया था उस दिन? यार आप इतनी ओ मेरे भाई तैयारा आपने इतनी कमेंट्री की, वो मिलियंस में जा रही थी, ट्रेंडिंग में नंबर 1 थी वो वीडियो, और भारतीयों ने हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया यार। अच्छा ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरी वजह से अगर हिंदुस्तान में लाहौर रंग ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं चाहना था कि हम इंडिया को मर्चे लगाते रहे, लेकिन आपने उनको ऐसा जो है ना अब्दाली दिया है ना, ऐसा अब्दाली दिया है कि उन्होंने कहा नहीं रोको। रिजवान साहब बात पता है क्या है, हम इंसान है ना, हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन इंसान भी हैं। ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर जंग मुसल्लत की जाए और मैं आराम से गुफ्तगू करता रहूँ। जैसे हालात होंगे मैं पब्लिक में खड़ा होऊंगा, मेरी टोन कुछ और होगी, ठीक है। मैंने टोन ही अपनी चेंज की थी ना, मैंने कोई इंडियन जो गोदी एंकर हैं उनकी तरह कोई मुक्के तो नहीं चलाना शुरू कर दिए थे ना, या कोई आपको नुकसान हुआ है सारी मेरी गुफ्तगू के दौरान? मैं तो हाथ भी नहीं लगाया। ये देखे मैं आपके इस माइक से भी बहुत दूर रह रहा हूँ कि कहीं नुकसान ना हो जाए आपकी इस प्लेट का, इस माइक का, इस फोन का, इस हैंडल का, या सामने कैमरामैन भाई को कुछ बुरा ना लग जाए, ठीक है ना। तो हमने तो गुफ्तगू की थी, अगर गुफ्तगू से किसी को मिर्चें लगती हैं तो हम ये मिर्चें लगाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि वो मुझे याद है कि मेरी टोन थोड़ी सी ऊंची थी। वजह यह है कि मैं इंसान हूँ, ये मेरा मुल्क है, ये मेरी मट्टी है। इस मट्टी के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर कोई हमलावर होगा तो मैं बेगैरत बन के चुप नहीं रह सकता। मैं जिस चीज़ से दिफा कर सकता हूँ उससे दिफा करूँगा। बल्कि एक आप शायद पॉडकास्ट ख़त्म करने वाले हैं, मैंने आज एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देखी। वो वीडियो जना मेरे लिए एक मोटिवेशन थी, एक मोहब्बत का एक इज़हार था। कल से लोग मजाक बना रहे हैं ना कि एक साहब बैठे वो ड्रोन का जो इंजन गिरा उस पर सिगरेट पी रहे हैं और उसको गौर कर रहे हैं। उस्ताद जी गौर कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। एक और वीडियो आई जिसमें वो कहते हैं जी मिसाइल पे आया, वो देते कपड़ा दे पा दो, कवर करो जी उसको, ठीक है ना। मैंने एक आज वीडियो देखी, मुझे ना वो वीडियो देख के मैंने मुख्तलिफ अंदाज से उसके ऊपर रिएक्ट किया। वो वीडियो ये थी कि किसी जगह शायद लाहौर में ही है, एक ड्रोन उड़ रहा है इसराइली साख्ता, और एक नीचे बंदा ना शलवार कमीज पहनी हुई है बेचारा, जो पेंडू वो फायर मार के उस ड्रोन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सर अल्लाह ताला इसका भी अजर देगा, ये याद रखें मेरी बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला ना, तो एक परिंदा था जो अपनी चोंच में पानी भर भर के ला के उसको बुझाने की कोशिश कर रहा था। सर हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। बिल्कुल सही है। उस बेचारे गरीब शरीफ आदमी को ये नज़र आया कि क्लाशनकोव से ड्रोन को गोलियां मारे, उसने मारना शुरू कर दी। लगी नहीं लगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये याद रखें हम उस कुरान के मानने वाले, इसमें सूरह फील है, ऐसे ही है, जिसमें अबरहा के पूरे लश्कर को, अबरहा के हाथियों को अब्बा पीलो ने तबाह किया था। हम इस पर भी बिलीव करते हैं, हम इस पर भी बिलीव करते हैं कि वो क्लाशन की गोली या 303 की गोली या वो जो पिस्टल की गोली होती है उससे भी ये ड्रोन गिर सकता है। हम इसके ऊपर यकीन करने वाले, बिलीव करने वाले लोग। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।